Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. Last class के अंदर कल की क्लास के अंदर we started with the operation management and some areas of the nature of operations were discussed in the last class. जिसके अंदर we are done with the concept of operations, aims of operation management, what is transformation process, how goods are produced, how services are provided. Then we broke down the transformation process into macro and micro. Then we discussed the concept of efficiency, effectiveness, and efficiency leads to productivity. So now we are heading towards productivity को continue करते हुए we are going to discuss some of the methods if the management of the business wants to improve the productivity. So what are the different techniques, methods that the management can adopt, can use to improve the productivity levels. तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को पहले हम रीइंफोर्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हम उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे सो इट वुड बी मोर इफेक्टिव। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या है हमारे पास। अब देखो प्रोडक्टिविटी क्या है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी कंपेयर्स द आउटपुट अगेंस्ट द input. It is a comparison of output against the input that is known as productivity. अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल। हाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल कि लेट सपोज अगर प्रीवियसली हमारे पास या प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास प्रोडक्टिविटी लेवल ये थे और अभी हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो चुके हैं। अब जैसे लेट सपोज हमने कल डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज द टोटल आउटपुट अपॉन टोटल वर्कर्स। तो when you compare the total output against the total workers employed, so you get the productivity per worker कि एक बंदा कितने यूनिट्स बना रहा है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो टोटल आउटपुट है ना और ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसको हम कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि जब भी हम परफॉर्मेंस को या कोई भी चीज़ को असेस कर रहे होते हैं ना तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम उसे कंपेयर कर रहे हो। अब जैसे लेट सपोज बिजनेस जब अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो वो प्रीवियस अपने अकाउंट्स के साथ उसको क्या करता है, कंपेयर करता है कि इस साल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ये थी, इस साल हमारा नेट प्रॉफिट ये है, उसे कंपेयर किया जाता है विद द प्रीवियस ईयर ताकि पता चल सके कि वेदर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है डिसइंप्रूव हुई है। कि लेट सपोज प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर 8.5% थी, नाउ दिस ईयर वी हैव द प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज और द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। तो 1.5% से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स एंड फॉर द कंपैरिजन यू नीड टू हैव सम बेसिस। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है ना, जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स होंगे उसे कंपेयर किया जाएगा विद द प्रीवियस ईयर कि लास्ट ईयर हमारे पास 10 यूनिट्स या 11 यूनिट्स पर वर्कर आउटपुट था, इस साल हमारा 9 हो गया है। तो प्रोडक्टिविटी इश्यूज आ गए हैं और प्रोडक्टिविटी रेट हैज़ फॉलन। तो जब प्रोडक्टिविटी रेट जब गिरेगा हमारे पास, सो नाउ इट इज़ अ कंसर्न एंड इट इज़ नोन एज वन ऑफ द इशू फॉर द मैनेजमेंट। So now we need to understand कि what are the different methods that can be used by the management to improve the productivity levels। जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है that is known as staff training and development। यूनिट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने ये पूरा एक चैप्टर स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट कंसिडर किया है और हमने पढ़ा है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर or the management कि when the productivity issues are there or when you want to enhance the workers or when you want to equip the workers with the new skills, so the business needs to follow the training and development process। अब जब स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी तो इससे वर्कर्स की जो एनहांस होंगी वो क्या चीज़ होंगी, स्किल्स। And this is how the workers are going to become efficient and productive because now they will learn new skills, new techniques, and new methods to perform the task। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि व्हाट वुड बी द इवैल्यूएटिव कमेंट
तो एवैल्यूएटिव कमेंट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी. So now the management needs to consider and to arrange the finance कि how they are going to finance this training. So this is the evaluative comment. तो मेथड तो हमने एनालाइज कर दिया कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो वी आर गोइंग टू एनालाइज कि हाँ दिस इज द मेथड थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ द वर्कर्स. बट ऑन द अदर हैंड यू नीड टू कंसिडर कि ट्रेनिंग की कॉस्ट भी फेस करनी पड़ेगी एंड द मैनेजमेंट नीड्स टू अरेंज द फाइनेंस टू ट्रेन द स्टाफ. नंबर वन. नंबर टू हमारे पास है equipped the workers equip the workers with टेक्नोलॉजी. अगर हम वर्कर्स को यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिखा देते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवा देते हैं. अब देखिए, अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास. अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि लेट सपोज हम वर्कर्स को यहाँ पे इक्विप कर देते हैं विद द टेक्नोलॉजी. लेट सपोज एक अकाउंटेंट है, वो नॉर्मली मैनुअल अकाउंट्स करता है, लेजर बुक्स मेंटेन करता है, मैनुअल अकाउंटिंग इन इन्वॉल्व है. अब हम उसे यहाँ पे डेवलप करके दे देते हैं और एक प्रोवाइड कर देते हैं सॉफ्टवेयर टू यूज इट फॉर अकाउंट. तो अकाउंट मेंटेनेंस के लिए व्हेन वी हैव इक्विप द वर्कर्स विद द सॉफ्टवेयर, तो अब हमें यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी वर्कर को ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना. और ट्रेनिंग के बगैर वो कैसे करेगा. हाउ ही इज गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर बिकॉज ही इज नॉट फैमिलियर के दैट हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रिसेंटली काम हो रहा था तो देखा था कि कारपेंटर, हमारे पास पहले क्या होता था कि मैनुअल हमारे पास स्क्रू ड्राइवर्स होते थे जिसको कारपेंटर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते थे फॉर द फिक्सिंग एंड ऑल, फिटिंग एंड उसके लिए. अब हमारे पास ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स हैं. अब जब ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स हैं हमारे पास, तो उसको भी रन करना कोई आसान तो नहीं है कि भाई गलत भी हो सकता है हमारे पास, और हम काम कर रहे हैं सो इट माई लीड टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, लग भी सकता है. सो फॉर द सेफ्टी कंसर्न्स, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न, हमें उसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा दैट हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मशीन और टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अदरवाइज ही इज गोइंग टू मेक एन एरर और देर इज अ चांस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. तो हमें यहाँ पे जो हम पॉइंट लिख रहे हैं उसके साथ साथ हम उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं कि वॉट एवर द मैथड यू आर यूजिंग, कि अगर आप वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को इक्विप करें विद द टेक्नोलॉजी एंड मशीन, सो द मैनेजमेंट नीड्स टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एज वेल दैट हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मशीनरी सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दिस इज द इवैल्यूएटिव कमेंट. थर्ड हमारे पास है द मैनेजमेंट कैन यूज मोटिवेशनल फैक्टर. और मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर स्पेसिफिकली द मैनेजमेंट कैन यूज अ पेमेंट method which is known as peace rate. Now what is peace rate? देखो, there are different types of payment methods ना. फिक्स सैलरी भी मिलती है, आर्ली वेजेस मिलते हैं. अब आर्ली वेजेस का मतलब क्या है. टाइम रेट, कि यू आर पेइंग टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ही इज़ वर्किंग. आपने पर आवर वेज रेट सेट कर दिया है कि दैट यू आर गोइंग टू गेट $8 $10 पर आवर, एक घंटे के पैसे. अब जितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स यू आर गोइंग टू वर्क, तो उतने आपको टोटल वेजेस मिलेंगी. अब उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अर्ली रेट के अंदर देर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ अर्ली वेजेस, कि हमारे पास वर्कर्स शायद फोकस करेंगे किस पे, टाइम गुजारने पे. एंड दे वुड बी लुकिंग बिजी बट दे आर नॉट बिजी, दे आर नॉट प्रोडक्टिव. लुकिंग बिजी इज़ अ प्रॉक्सी टू प्रोडक्टिविटी, वी ऑल नो. अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैसे बने. काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक काम करना पड़ेगा, तो इतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होंगे उसके हिसाब से उनको टोटल वेजेस मिलेंगी. तो हम देखते हैं अक्सर कि लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, वो लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप में स्क्रीन खुली हुई है, काम, दे आर लुकिंग एट द शॉर्ट्स, रील्स देख रहे हैं बैठ के, टाइम निकाल रहे हैं बस. तो looking busy is a proxy to productivity. The same case is with the पीस रेट एज वेल. अगर मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि आपको एक यूनिट बनाने के मैं $5 दूंगा,
तो नाउ ही इज गोइंग टू फोकस ऑन द क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ जाएगा, बट इट मे लीड टू द फॉल्ट्स, इट मे लीड टू द क्वालिटी इश्यूज। तो पीस रेट का हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि यू आर पेइंग टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, सो ही मे कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड इट मे लीड टू द क्वालिटी इश्यूज, जिसकी वजह से एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन द प्रोडक्ट कैन बी इनइफेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी इश्यूज आ गए हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ गए हैं। So this can be the other side or the evaluative comment of introducing the piece rate. Okay, guys. The third हमारे पास point है, that is, sorry, the fourth point is you can introduce team working and team pay. अब से टीम वर्किंग एंड टीम पे का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, टीम पे का कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में। तो जो टूर्नामेंट की विनिंग प्राइस होती है वो टीम को मिलती है पूरी, क्योंकि इट्स अ विनिंग फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, और इट्स अ विनिंग टीम हम कहते हैं ना, कि इस टीम ने जीता है। तो इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन इन द टीम, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट के अंदर या वो पर्टिकुलर जो भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उसको जीतते हैं। तो टीम पे का मतलब है हमारे पास कि पूरी टीम को पे मिलेगी, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कर दी टीम वर्किंग। क्या इंट्रोड्यूस कर दी? टीम वर्किंग, कि वी हैव असाइन द डिफरेंट टीम्स। अब अच्छा, इसकी एक थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा। टीम वर्किंग के अंदर आपके पास क्या होगा, रेड से मैं नहीं लिख रहा, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, कि टीम वर्किंग के अंदर क्या होगा कि आइडियाज़, मेथड्स और ये सारी जो हमारे पास होंगे वो चीज़ें शेयर होंगी। तो व्हेन यू वर्क इन द टीम ना, तो यू गेट टू लर्न, दैट इज़ अ लर्निंग इन्वायरमेंट, कि there is a contribution and the participation of the workers and the team members, so they are going to come up with the new ideas, methods and techniques to perform the task. So it would be the benefit. नंबर टू, हमारे पास जब डिफरेंट टीम्स होती हैं तो एक पर्टिकुलर हेल्दी या फिर एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको A2 के अंदर इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। अब कुछ नेचर ऑफ द बिजनेसेस कैसे होते हैं, देखो, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो अब सॉफ्टवेयर जो है ना वो टास्क बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड हमारे पास काम कर रही होती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी एक जगह पे काम नहीं कर रही होती, दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डिफरेंट बिजनेसेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। स्कूल का भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, सुपर स्टोर का भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, एमएनसीज के लिए भी काम कर रहे हैं। सो दे एलोकेट डिफरेंट टीम्स फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। तो यहाँ पे when we introduce the team working, so we are going to allocate different teams and in within an organization these teams are going to compete with each other। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक हेल्दी कंपटीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द प्रेमिसेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारे पास टीम्स आपस में जब compete करेंगी, सो ओवरऑल द बेनिफिट इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेकंड पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर है कि व्हेन द टीम्स आर विल बी फॉर्म, सो द टीम मेंबर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज, टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिससे देयर विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, टेक्निक्स। और इससे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फर्दर टीम पे, कि पूरी टीम को हम पे करेंगे। तो द होल पेमेंट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, सो ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू पुश ईच अदर, कि हमारी जो पे है वो पूरी टीम को मिलनी है, सो वी नीड टू कम। तो अब यहाँ पे अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब ये टीम वर्किंग होगी तो इसके अंदर हमारे पास जो इवैल्यूएटिव कमेंट है वो हमारे पास आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड क्लैशेस का, कि आपस में कुछ टीम मेंबर्स हैं, दे कैन, इट मे लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट मे लीड टू द क्लैशेस आपस में। सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल सिचुएशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक साथ हैं? नाउ द फिफ्थ वन इज बहुत बेसिक है हमारे पास, दैट इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। आई थिंक कि ये हमारे पास थर्ड या फोर्थ क्लास ऑफ ओ लेवल्स के अंदर पढ़ाया जाता है हमारे पास।
दैट इज़ नोन एज डिविजन ऑफ लेबर और हमारे पास स्पेशलाइजेशन। अब वर्कर्स को जब हम डिवाइड कर देंगे इनटू डिफरेंट वर्किंग बेंचेस और रिपीटेशन एंड रिपीटेडली इफ दे आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, so they are going to become specialized and this is how the business can achieve efficiency and productivity. But हमारे पास how multi skilling will be achieved। अब हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मल्टी स्किलिंग यहाँ पे नहीं हो सकेगी। वर्कर्स एक ही काम के अंदर रिपीटेशन ऑफ टास्क की वजह से दे आर गोइंग टू बिकम स्पेशलाइज। सो व्हाट इफ वी नीड फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म, व्हाट इफ वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर वर्क फोर्स, व्हाट इफ वी नीड मल्टी स्किलिंग, so this cannot be achieved. So this is the other side, this is the evaluative comment of introducing division of labor and specialization in productivity levels or to increase productivity levels. So guys, we are done with the productivity and the methods of increasing the labor productivity और ये सब कुछ हमारे पास methods clear होते हैं, ठीक है। तो हमने इन methods को भी discuss कर लिया along with the evaluative comments के what is the other side, कि अगर हम जब ये introduce करेंगे point of analysis हम develop कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास question आता है regarding the methods of using the labor productivity, so what is the other side, वो भी हमने यहाँ पे साथ साथ discuss कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक एरिया है इन द नेचर ऑफ ऑपरेशन दैट इज सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस। सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस हमारे पास, अब ये जो सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस हैं वो है क्या, बेसिकली हमें इस वर्ड को ब्रेक डाउन करना है। आज का टारगेट ये है सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस मैथड्स एंड द बेनिफिट्स। आज जो सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करते हैं, देखो देयर आर टू थिंग्स बेसिकली। नंबर वन, हम यहाँ पे फोकस करेंगे ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर वन हमारे पास, एंड थ्रू दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोलॉजिकल डैमेज। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो जब वो फाइनाइट हैं तो इसका मतलब क्या है कि एट सम पॉइंट वो हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारे पास वो डिप्लीट हो जाएंगी विद द फेज ऑफ टाइम, खत्म हो जाएंगी। ऑयल, गैस, ये सारी की सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट लिमिटेड इन नंबर एंड दे आर गोइंग टू डिप्लीट एट सम पॉइंट एट सम पीरियड ऑफ टाइम। तो सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द यूजेज ऑफ इट, दैट इज अ क्वेश्चन। कि अगर मैं सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस की बात करता हूं तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है कि कैसे मैं रिसोर्सेज की कंजम्पशन को, यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करूं सो दैट इट कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो अब देखें ना हमारे पास कि कितने बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे रिसाइकलेबल मटेरियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए ऑन द सोलर एनर्जी। कितने सारे बिजनेसेस जो हैं वो अब यहाँ पे ईवीज को और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ताकि उन्हें मशीन्स को फ्यूल ना देना पड़े, पेट्रोल और ऑयल का कंजम्पशन क्या हो जाए हमारे पास कम। तो सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर बिजनेस कितना यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को और जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड रिसोर्सेज है उसकी कंजम्पशन को कम कर रहा है बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर नीड्स। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट में होके अपनी चीज़ों को यहाँ पे कम कर रहे हैं, कम करने का मतलब है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, नो।
सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके प्रोसेसेस भी एफिशिएंट हो जाएं ताकि इनकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कम हो जाए, सो दैट दीज रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड एंड कैन बी पास्ड टू द फ्यूचर जनरेशन फॉर देयर एक्सेस. Simply, we need to make these resources accessible for the future generations so that they can survive and they can continue their operations and they can continue their life smoothly. That is the concept. तो यह है सस्टेनेबिलिटी नंबर वन. नंबर टू हमारे पास है इकोलॉजिकल डैमेज वाला. बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इन द एमिशन ऑफ गैसेस, कार्बन, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस कर रहे होते हैं एंड दे आर डैमेजिंग द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो अब सर, डैमेजिंग द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ एयर दैट वी टेक इन, अगर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इन लाहौर वी ऑल नो कि जब स्मॉग होती है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू सर्वाइव. बहुत सारे लोग होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक इलनेस हो जाती है, लंग्स के रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल डिजीज़ डेवलप हो जाते हैं. सो इट्स नॉट बेयरेबल ना. तो अगर बिजनेसेस यहाँ पे इकोलॉजिकल डैमेज कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं एंड दे आर डैमेजिंग द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सो हाउ द फ्यूचर जनरेशन विल हैव द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द एयर एंड द इन्वायरमेंट. सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल कि आपको ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि सिर्फ आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को नहीं, हाउ इफेक्टिवली यू आर और हाउ इफेक्टिवली यू आर कटिंग डाउन द एमिशन ऑफ द गैसेस, स्मोक एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, natural environment, green environment, ecological environment. That is also the part of the sustainability. तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास पेपर स्ट्रॉस के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, हमारे पास नेस्ले की स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल देते हैं वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो पेपर स्ट्रॉज हैं वो स्टार्ट किया गया था बाय स्टारबक्स, क्योंकि स्टारबक्स ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि स्ट्रॉज जो हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज जो हैं, वो यहाँ पे प्लास्टिक फुटप्रिंट को बढ़ा रही हैं. अब सर, फुटप्रिंट का मतलब होता है द डैमेज और द फुटप्रिंट, दैट मीन्स के जो आप प्रोसेसेस करते हैं उसके बाद द फुटप्रिंट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप यू आर सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, तो आपने जो इंटरनेट पे सर्च किया, सब कुछ किया है और आपने वहाँ से लॉग आउट नहीं किया या कुछ भी, तो आप जब कोई दूसरा बंदा एक्सेस करता है तो दिस इज़ द फुटप्रिंट दैट यू हैव क्रिएटेड कि आपने ये चीज़ें सर्च की थी. ठीक है, फुटप्रिंट. तो अब यहाँ पे स्टारबक्स की प्लास्टिक स्ट्रॉस की वजह से उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि प्लास्टिक फुटप्रिंट क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है. तो उन्होंने इस प्लास्टिक स्ट्रॉस को रिप्लेस कर दिया विद द पेपर स्ट्रॉस, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है और ये जो प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, ये जाके हमारे पास मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है. क्योंकि हमारे पास ये जब डंपिंग ऑफ दी वेस्टेज होती है तो उसके अंदर स्ट्रॉज जब ओशन में या हमारे पास रिवर साइड्स पे डंप किए जाते हैं तो हमारी जो मरीन लाइफ है, स्पीशीज़ हैं, दे गेट्स अफेक्टेड. तो ये हमारे पास है. इसी तरीके से सोलर पे स्विच हो जाना, मल्टीपल हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रिएट की गई हैं. अब यहाँ पे हमारे पास यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस किस तरीके से कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि बिजनेस यूज़ कर सकता है टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे डिस्कस करें यहाँ पे. तो हमारे पास देयर इज़ अ पॉइंट कि हाँ, आई डू एग्री कि इफ़ यू यूज़ द पेपर स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ तो द टेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द ड्रिंक गेट्स रिड्यूस्ड. आई डू एग्री. लेकिन हमारे पास इसकी अदर साइड भी तो देखो. पेपर स्ट्रॉ को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पेपर स्ट्रॉ कहाँ से आ रहा है, पेपर कहाँ से आ रहा है? पेपर दैट यू गेट द पेपर, इट्स अ सोर्स जो है उसकी क्या है, वुड है ना हमारे पास. तो इन ऑर्डर टू गेट द सप्लाई ऑफ वुड यू विल बी इन्वॉल्व इन डिफॉरेस्टेशन, अगेन यू आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट. तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज़ तो हो रही है. तो आप अगर सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो हम तो यहाँ पे ये कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास ये जो पेपर है उसकी जो सोर्सिंग है वो डिफॉरेस्टेशन से, एंड डिफॉरेस्टेशन इज टू कट डाउन द ट्रीज, इट इज़ अ डैमेज टू द ग्रीन एनवायरनमेंट. तो ये भी तो हमारे पास एक चीज़ है, पॉइंट है हमारे पास. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारे पास
मैथड्स को हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि व्हाट आर द मैथड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द बिजनेसेस इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द सस्टेनेबिलिटी। नंबर वन हमारे पास यूज ऑफ recyclable materials। recyclable materials हैं। नंबर टू, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो डाइल्यूट नहीं होते हैं हमारे पास। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं हमारे पास, डाइल्यूट हो जाते हैं। तो यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं डाइल्यूट नहीं होती। इट क्लियरली कॉज द प्लास्टिक पॉल्यूशन। नंबर थ्री हमारे पास रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। कि आप ये जो पर्टिकुलर स्मोक गैसेस आपके बिजनेस से, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, फैक्ट्रीज से हमारे पास ये जो सब कुछ होता है हमारे पास, वो भी तो हमारे पास है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो रिडक्शन इन कार्बन एमिशन है, इसको आप अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं, इको फ्रेंडली प्रोसेसेस करते हैं कि इतना ज़्यादा स्मोक, इतने ज़्यादा गैसेस ना हो, तो इससे भी आपका एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। नंबर फोर, encourage ग्रीन वेजिटेशन हमारे पास। नाउ व्हाट इज ग्रीन वेजिटेशन? ग्रीन वेजिटेशन का मतलब होता है ग्रीन इन्वायरमेंट हमारे पास। तो आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, आपकी जो साइट्स हैं, वहाँ पे आप ग्रीन इन्वायरमेंट को, प्लांट्स को, वहाँ पे प्लांट्स के सीड लगाएं, प्लांटिंग करें, प्लांटेशन ड्राइव्स करें, जिससे आपका ये जो इन्वायरमेंट है वो जो डैमेज हो रहा है वो बैलेंस आउट हो जाए। आई नीड टू डिस्कस एक पॉइंट है हमारे पास। डू यू नो द रीसेंट कार्बन, हमारे पास जो इंडिया ने, मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप ने करा है। अंबानी ग्रुप ने कहा है कि यू हैव टू बाय द कार्बन क्रेडिट स्कोर फ्रॉम देम। कार्बन क्रेडिट स्कोर का मतलब ये है हमारे पास कि जो बिजनेसेस हैं वो एक सर्टेन लेवल का तो कार्बन एमिशन इज अलाउड ना, कि वो तो होगा प्रोसेसेस में। अब कुछ बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करा है। अब गवर्नमेंट कैसे रिस्ट्रिक्ट करती है? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है थ्रू फाइन्स, थ्रू टैक्सेस, पेनल्टीज एंड ऑल। तो अब यहाँ पे बिजनेस कैसे कर सकता है कि कार्बन एमिशन हमारे पास है ना, तो वो आपके पास इस तरीके से होता है कि आपकी सोशल ऑडिट होती है। क्या होते हैं? सोशल ऑडिट होता है ना। तो सोशल ऑडिट के अंदर जो इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह आते हैं, तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाउ मच इट इज कॉस्ट एंड ऑल, हमें नजर आ रहा होता है। तो दिस इज हाउ सोशल ऑडिट के थ्रू वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी ने कार्बन क्रेडिट स्कोर आपको खरीदना होगा। उन्होंने बहुत कोई बड़ी जगह है, इन डेप्थ में रिसर्च करूंगा इसके बारे में, वो ये है कि वो अगर कोई बिजनेस है वो इतनी ज़्यादा अगर कार्बन एमिशन कर रहा है, सो इट्स अ डैमेज टू द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो वो उसके अगेंस्ट इतनी पर्टिकुलर जगह की कोई ग्रीन एनवायरनमेंट है वो खरीद ले। मतलब लेट सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, वो खरीद लिया, और वो जगह है मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप की। अब वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो जो प्लांट्स होंगे वो यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जितना कार्बन एमिशन होगा उतना ग्रीन इन्वायरमेंट उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सो दिस टाइप के कोई इन्होंने एक रिसेंट जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट करी है, एंड थ्रू दिस दे आर गोइंग टू मिंट मनी इन इंडिया। क्योंकि यू ऑल नो कि मुकेश एंड अंबानी ग्रुप्स किस तरीके से जो है ना, अंबानीज जो हैं वो दे मिंट मनी। ठीक है? इज इट क्लियर? Now, the benefits of considering sustainability in the operations. तो आज हम डिस्कस करते हैं कि what are the benefits of considering the sustainability in the operations. Number one, यहाँ पे employer branding as a good employer. Number one, कि जो एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग होगी वो एज अ गुड एम्प्लॉयर हो जाएगी। ठीक है? कि हमारे पास द एम्प्लॉयर इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, द बिजनेस इज एक्चुअली कंसिडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ऑपरेशंस। नंबर टू,
दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ एथिकल बिहेवियर, और जब एथिकल बिहेवियर होता है तो इट विल अट्रैक्ट ethical group of number one customers, number two investors, number three shareholders. Now we need to understand the perception of these groups ना. देखो, लेट सपोज अगर मैं हूं, मुझे अगर कोई अच्छा काम करना है, इफ आई वांट टू वर्क फॉर दिस सोशल कॉज एंड फॉर दिस सोशल वेलफेयर, तो अब मैं यहाँ पे अगर खुद अकेला नहीं कर सकता, तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट दोज बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम मेरे एम से मिलता है, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर, दे आर वर्किंग फॉर द सोशल कॉजेस एंड ऑल, तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट. अब अगर सपोर्ट है डोनेशन, तो डोनेशन दे दूंगा. अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, तो आई एम गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट बीइंग अ कस्टमर. तो अगर मैं उनसे उनका प्रोडक्ट बाय करूंगा, तो उनसे उनको बेनिफिट होगा कि दे आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू. सिमिलरली, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस ताकि वो और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं, ऑपरेशंस अपने एक्सपैंड करें. और अगर मैं शेयर होल्डर्स हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ दीज बिजनेसेस, एंड थ्रू दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड देम अ फाइनेंस. तो ये हमारे पास क्या है कि एथिकल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स का और शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है. नंबर थ्री हमारे पास कैन गेट एक्सेस टू गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज. टैक्स में रिलीफ मिल सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है. यूजुअली गवर्नमेंट टैक्स के अंदर हमें जो है ना वो बेनिफिट दे देगी, बिकॉज वी आर नॉट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. प्लस फिर हमें कोई फाइन्स और पेनल्टीज भी फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी. नंबर फोर कैन वर्क एज अ मार्केटिंग टूल, जिससे यू कैन चार्ज हायर प्राइसेस एज वेल. ये भी हमारे पास है कि एक इफेक्टिव प्रमोशनल कैंपेन हो सकती है. और आप देखें कि रिसेंटली हमारे पास ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो उसके नीचे वो मेंटे लिखे भी रहे हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल. और यूजुअली जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है हमारे पास, एक्सपेंसिव है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ मैं. मैंने यहाँ पे एग्जांपल फाइनेंस में डिस्कस की थी ऑलबर्ट्स की. तो ऑलबर्ट सस्टेनेबल रिसाइक्लेबल मटेरियल से वो शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मतलब यू वोंट बिलीव कि ये जो शुगर केन का वेस्टेज होता है हमारे पास, तो शुगर केन के वेस्टेज को रिसाइकल करके दे आर यूजिंग फॉर द इनर सोल ऑफ द शूज़. तो दिस इज हाउ इट कैन वर्क एज अ मार्केटिंग टूल एज वेल, कि यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड ऑल, तो इट इज़ अलाउड टू द प्रोड्यूसर टू चार्ज हायर प्राइसेस. एक मार्केटिंग टूल भी है हमारे पास. नो एक्शंस फ्रॉम द प्रेशर ग्रुप्स, कि प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से कोई एक्शन नहीं होंगे. अब सर प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, आप ये देखते हैं ना जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है एंड द कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स डिफॉरेस्टेशन एंड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सो इन्वायरमेंटलिस्ट स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. तो ये जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि कम्युनिटी के राइट्स एंड इंटरेस्ट के, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. So if we are behaving ethically and if we are not damaging the environment, we consider the sustainable operations in our businesses. तो यहाँ पे you need to understand कि आपका जो pressure group है वो भी action नहीं लेगा. There will be no strikes and protests. So now there is no need to deal with these pressure groups as well. So this is also known as one of the benefit. So these are the benefits, these are the methods and the sustainability. तो sustainability को मैं यहाँ पे define भी कर देता हूँ आपके लिए कि अगर 2 marks के अंदर definition आती है, तो what is sustainability? Sustainability is to utilize the resources in conservative manner to by not compromising and
making it accessible for the future generations. So this is the concept of the sustainability and this is the two marker definition for the concept of sustainability. तो ये हमारे पास नेचर ऑफ ऑपरेशंस का जो फर्स्ट पूरा एरिया है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस।